हम हमेशा से सुनते आ रही है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारे एंसेस्टर से, हमारे पेरेंट्स से। लेकिन रियल एस्टेट का मतलब लैंड या प्रॉपर्टीज। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए, जो हमारे पास तो इस यंग एज में नहीं मिलेंगे। तो क्या कोई उपाय है कि बिना इतने पैसे लगाए हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल है। हम रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? रीट के थ्रू। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या होता है? ये एक ऐसा ट्रस्ट है, सपोज ये इन्होंने ऐसा बिजनेस खोल रखा है जहां पे हम एज इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और ये या तो खुद रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है, या फिर ये किसी ऐसे इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जो कंपनीज रियल एस्टेट में पैसा लगाती है या उनसे डील करती है। टेक्निकली हमें यूनिट होल्डर्स बोला जाता है, ये जो बीच वाला बंदा हो गया, इन्हें रीट बोला जाता है। और जिन कंपनीज पे ये पैसा लगा रही है उन्हें एसपीवी बोला जाता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। एसपीवी मतलब ऐसी कंपनीज जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए फॉर्म होती है। जैसे कि ये सारी कंपनीज हैं जो कि रियल एस्टेट से डील करती है। इनका काम है लीज पे देना ऑफिस पार्क्स को, मॉल्स को, होटल्स को, लैंड पे पैसा लगाना। इन्हें हम एसपीवी कहते हैं। इंडिया में टोटल अभी तक सिर्फ 3 रीट्स है, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स, ब्रूकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट। तो आप रीट्स पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? ये तीनों रेट्स हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो जैसे आप लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, वैसे ही इन रीट्स के भी शेयर्स खरीद सकते हो। जरोदा के थ्रू, ग्रो के थ्रू, एंजल वन के थ्रू, अपस्टॉक के थ्रू, जो भी आपको प्लेटफॉर्म सही लगे, जहां पे आपका डीमैट अकाउंट है, उसके थ्रू खरीद सकते हो। तो कौन से रीट पे पैसा लगाया जाए, ये बिल्कुल आपका डिसीजन होगा, पर मैं कुछ पैरामीटर्स आपको बताऊंगी जिसके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा रीट पे इन्वेस्ट करना आपके लिए एक बेटर चॉइस होगा। सबसे पहला पैरामीटर है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। यहाँ पे कंपनीज अपने एसेट्स का फेयर मार्केट वैल्यू निकालती है, उसको आउटसाइड लाइबिलिटी से सब्सट्रैक्ट करती है। तो जो अमाउंट आता है उसे हम कहते हैं एनएवी। अब जैसे ही दूसरी कंपनियां शेयर्स इशू करती हैं, वैसे ही रीट्स यूनिट्स इशू करते हैं। तो थ्रू आउट द ईयर जितना भी यूनिट्स इशू किया गया है और जो एनईवी आया, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट आता है उसे हम कहते हैं एनएवी पर यूनिट। सेबी नॉर्म्स के हिसाब से रीट्स को साल में 2 बार अपने एसेट्स का फेयर मार्केट वैल्यू निकालना पड़ता है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कंपनीज टू रेगुलरली कैलकुलेट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ देयर एसेट्स। इसीलिए मैंने 31 मार्च 2023 का डेटा लिया है। इस एक्सेल फाइल में आप जो भी डेटा देखोगे, ये सारा डेटा इन सारे ट्रस्ट के वेबसाइट्स के थ्रू लिया गया है। अब सपोज 31 मार्च 23 को एम्बेसी का एनएवी पर यूनिट 394.88 चल रहा था, और उसी दिन उसका मार्केट प्राइस पर शेयर 313.35 चल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? एनएवी पर यूनिट ये बताता है कि एक्चुअल में शेयर प्राइस 394.88 होना चाहिए था, लेकिन उस दिन उसका रेट 313.35 चल रहा था, मतलब सस्ता मिल रहा था। और अगर कोई चीज सस्ता होता है तो हमें उसको क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए। इसको हम लोग लेमैन तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉटल, मेरे हिसाब से इसका प्राइस 200 होना चाहिए था, ये वर्दी है उस चीज का, लेकिन मार्केट में ये 100 में मिल रहा है। अगर ये मार्केट में 100 में मिल रहा है तो ये सस्ता हुआ। और कोई भी चीज सस्ता होता है तो हम खरीदते हैं, और जो महंगा होता है उसे हम बेच देते हैं। उसी तरीके से अब इन तीनों का शेयर्स देखो तो एनएवी पर यूनिट तीनों का अलग अलग है, पर सबका एमपीएस 31 मार्च को कम ही था। इसका मतलब वो अंडर वैल्यूड था, सस्ता था, तो हमें खरीदना चाहिए था। ये तो आप स्ट्रैटेजी देख लिए, लेकिन आप इन तीनों का एनएवी चेक करोगे तो सबसे ज्यादा एनएवी एम्बेसी का था। इस हिसाब से एक पैरामीटर बन जाता है जिसके थ्रू आप ये बता सकते हैं कि कौन सा कंपनी बेटर है फॉर इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पैरामीटर है वेल, वेटेड एवरेज लीज पीरियड। इसका मतलब ये होता है कि जो एसेट है वो कब खाली हो जाएगा। जैसे कोई मॉल है, अगर हम लीज पे देते हैं, भाड़े पे देते हैं, तो कब वेकेंट हो जाएगा, कब वो खाली हो जाएगा। जनरली देखा गया है कि वेल 5 साल का बेटर होता है। तो आप यहाँ पे देखो तो तीनों कंपनी का वेल अच्छा ही है, 5 से ज्यादा ही है। थर्ड पैरामीटर है ऑक्यूपेंसी रेट। ऑक्यूपेंसी रेट का मतलब, जैसे कंपनीज मॉल्स में इन्वेस्ट करती है तो बहुत टाइम होता है कि टेनेंट्स नहीं आते, मतलब भाड़े पे वो नहीं लगा पाती है। तो कितना परसेंटेज है जो ऑक्यूपाइड है और कितना खाली बचा हुआ है। जनरली ऑक्यूपेंसी रेट between 85 to 90% are considered good, and in this chart you can see that all the trusts have occupancy rate above 85% except Brookfield 84%, तो रीजनेबल है। फोर्थ पैरामीटर है डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड। डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड का मतलब जो हमें इंटरेस्ट
और डिविडेंड मिलता है एज इन्वेस्टर्स, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड परसेंटेज क्या होता है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड आया डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय जो भी करंट मार्केट प्राइस होगा इंटू 100, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड। तो इस चार्ट के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि ब्रुकफील्ड ने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड दिया है ऑफ 7.23%। और भी अदर फैक्टर्स कंसिडर कर सकते हैं, जैसे एम्बेसी पूरे इंडिया में अलग अलग सिटीज में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसने। बैंगलोर में 75% है, मतलब मेजर इन्वेस्टमेंट उसका बैंगलोर सिटी में। अगर बैंगलोर में कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाता है या फिर बैंगलोर का पॉलिटिकल रिलेशंस खराब हो जाता है तो उसके रेवेन्यूज में बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जितना डाइवर्सिफाइड होगा अक्रॉस इंडिया उतना बेटर है। तो थ्रू आउट द वीडियो आपने ये देखा कि कैसे हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू रीट, कौन सा रीट बेटर है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पैरामीटर्स, और रीट के शेयर्स हम कहां से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू एडिशन हुआ हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें फिन वेल विद अलका। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।